आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है फोर्सेस एंड मोशन। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपलेस्ट वर्ड में हम कह सकते हैं कि फोर्स इट इज समथिंग that can change the state of a body। जब स्टेट ऑफ द बॉडी की बात आती है तो इसका मतलब है कि द फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। Along with that, force can change the shape of the body as well. So different aspect है। Different type की forces you already know. Let me give some example. Although you already know these, like for example, we have electric force, magnetic force, three, gravitational force, and so on. Various forces. I'm just writing 2 or 3. Otherwise, it has tens of type of the forces. Okay, so यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? Assume that you have a block here, ये एक ब्लॉक है आपके पास। आप इस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इसे 10 न्यूटन और इस तरफ भी फोर्स कितनी लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। It is 10 Newton. By the way, a Newton is the unit of the force. I forgot to tell you, force की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब देखें, राइट साइड पे फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। लेफ्ट साइड पे भी कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन। सो अगर इन दोनों फोर्सेस को सम करेंगे, क्योंकि एक फोर्स राइट साइड पे है और एक फोर्स लेफ्ट साइड पे है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगी 10 minus 10, that is 0. So नेट फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई। सो बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि फोर्सेस क्या है? बैलेंस फोर्सेस हैं। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस हियर। When the sum of all forces acting on a body is 0, forces are called balanced forces.
फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल कि एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे फोर्स अगर ये नेट फोर्स क्या होगा 0, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी बैलेंस फोर्सेस। अब अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो बैलेंस फोर्सेस के केस में क्या हो सकता है? इन केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस नंबर 1 नेट फोर्स क्या होगी? 0। नंबर 2 एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0। नंबर 3 अगर एक्सेलरेशन 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, रुका हुआ होगा, और अगर मूव कर रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सो वी कैन राइट इट हियर, ऑब्जेक्ट may be at rest or moves with uniform velocity। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और अगर मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस फोर्सेस की। अब अनबैलेंस फोर्सेस की एग्जांपल को हम यहां देखते हैं। अगेन लेट्स सपोज कि अगर ये एक ब्लॉक हमारे पास, इस पे राइट साइड पे एक फोर्स लग रही है, से इट इज 20 न्यूटन, और लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन। Now you can see the two forces are not same, so it means the resultant force will not be 0। तो जो resultant force या net force जो होगी वो किस तरफ होगी? राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर फोर्स किस तरफ है? राइट साइड पे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन। सो अब हम अनबैलेंस फोर्सेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? If the sum of all forces acting on an object is not zero, forces are called unbalanced forces, now in case of unbalanced forces, unbalanced forces अब अनबैलेंस फोर्सेस की कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? नंबर 1 नेट फोर्स
will not be 0. एक बात. Number 2, object will accelerate in the direction of greater force. ठीक है. सो अगर फोर्सेस अनबैलेंस होगी तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगी. एक नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स. और जिस तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. लाइक इन दिस केस नेट फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट साइड विच इज 5 न्यूटन. सो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगी? राइट साइड पे होगी. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या चीज होती है भाई? फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको. इट इज एन opposing force that always act in a direction opposite to the motion. फ्रिक्शन ऑपोजिंग फोर्स होती है, यानी कि ये मोशन को अपोज करती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉक को ड्रैग कर रहे हैं, ये ब्लॉक है, अगर आप इस ब्लॉक को इस तरफ ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहा है, तो फिर इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट हो जाएगी. ये हो जाएगी फ्रिक्शन. इसको हम अगर इसके बजाय वेलोसिटी का नाम देते हैं. अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट पे है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं? इन फैक्टर्स में नंबर 1, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन. एरिया इन कॉन्टैक्ट, जितना एरिया ज्यादा इन कॉन्टैक्ट होगा फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी. लाइक अगर एक छोटे ब्लॉक को मूव किया जाए और एक बड़ा ब्लॉक है. अब देखिए, बड़ा ब्लॉक का जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, इट इज मोर, जिसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी. ठीक है. नंबर 2, रफनेस. अगर सरफेस ज्यादा रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी. नंबर 3,
नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके यहाँ पे ओ लेवल में, आप इसको जनरली ऐसे समझ लें कि वेट, अगर वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ओके, हाउ टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, हाउ टू मिनिमाइज, Number 1, reduce area in contact. अब एरिया को कैसे रिड्यूस करें, डिफरेंट वेज हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ को तोड़ के और स्मॉलर कर देंगे, देर आर डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन यूज़ जो हम सब यूज़ करते हैं लेकिन डेफिनेटली नोटिस शायद ना किया हो, नंबर 1, बाय यूजिंग व्हील्स। अब व्हील्स के एरिया इन कॉन्टैक्ट कैसे कम हो जाता है, जस्ट हैव अ लुक हियर। जब हम व्हील यूज करते हैं तो देखिए व्हील का कितना स्मॉलर सा पार्ट जो है वो टच करता है सरफेस को। जब व्हील रोटेट कर रहा होता है तो बहुत ही कम पार्ट जो होता है वो ग्राउंड को टच कर रहा होता है, एंड दिस कॉजेज लेस फ्रिक्शन, एंड दैट इज व्हाई व्हील इज स्टिल नोन एज द ग्रेटेस्ट एवर इन्वेंशन बाय द ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा क्या हो सकता है, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स डेफिनेटली आपने देखे ही होंगे। ओके, नंबर 2, स्मूथ द सरफेस। सरफेस को स्मूथ करते हैं, उसकी रफनेस कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नंबर 3, यूज lubricants। lubricants लाइक ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये चीज़ें क्या करती हैं, सरफेस को चिकना कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड आसानी से कर सकता है, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि ऑयल यूज़ करते हैं, वाटर भी बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है। डेफिनेटली गीले फर्श पे कोई भी स्लिप हो सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न बिकॉज वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कम हम क्यों करना चाहते हैं, फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक फ्रिक्शन की वजह से आपके जूते घिस सकते हैं, एंड यू गॉट टू बाय द न्यू शूज़ ईच टाइम। The tires of your car may be worn out and you have to buy the new one। ठीक है, मशीन के वेरियस पार्ट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एंड यू गॉट टू बाय द न्यू वन। सो फ्रिक्शन की वजह से, और सबसे बड़ा कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। अगर फ्रिक्शन है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी कार देखें, फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कार चलते चलते गर्म हो जाती है। अगर कार गर्म हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कुछ जो है एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी वेस्ट होती है वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है, हीट और साउंड। साउंड भी इवेंचुअली हीट में ही कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन डायरेक्टली से हीट एनर्जी। सो एनर्जी वेस्ट होती है in form of heat, and that is due to friction. So friction causes the energy loss, friction causes the wear and tear, and friction causes economical loss। लॉस होता है, आपको चीज़ें बार बार नहीं खरीदनी पड़ती हैं।
but still friction is very useful for us as well. Friction, have you noticed that your hands has the fingerprints? ये सिर्फ आईफोन को ओपन करने के लिए नहीं है फिंगरप्रिंट्स, इट्स एक्चुअली टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ योर हैंड. फ्रिक्शन, ये फिंगरप्रिंट्स आपके हाथों में फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से चीज़ों को ग्रिप कर सकते हैं. यू कैन वॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल नहीं सकते हैं. यही वजह है कि गीले फ्रेश के ऊपर फ्रिक्शन कम होती है तो आपको लिए चलना मुश्किल हो जाता है. You can grip the things. You can walk by the friction. A nail can hold inside the wood due to friction only. अगर friction नहीं होगी तो nail भी आप wood में insert नहीं कर सकेंगे, furniture नहीं बन सकेगा. So there are plenty of advantages of friction. I must say there are more advantages of friction than the disadvantages. Okay. अब हम बात करते हैं friction की एक और टाइप की. Fluids frictions. Fluid friction. अब फ्लूइड्स में एयर एंड गैसेस दोनों गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं. राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गैसेस. सो हम बात करेंगे एयर रेजिस्टेंस की. एयर रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा रियलिटी है एंड वी एवरी टाइम वी फेस दिस वन. एयर रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो सकती है? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस नंबर 1 एरिया. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एयर पार्टिकल ज़्यादा हिट करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पैराशूट का एरिया ज़्यादा होता है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और पैराशूट जो है वो बहुत स्लोली फॉल करता है. नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड. आप जितना स्पीड से ट्रैवल करेंगे एयर पार्टिकल उतने ज़्यादा ज़ोर से आप पे कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करेंगे. सो ये 2 टॉपिक्स ध्यान में रखने आपने. कौन कौन से? नंबर 1 एरिया इन कॉन्टैक्ट, नंबर 2 स्पीड. ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो एयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं. सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. वी हैव डिस्कस अबाउट द फोर्सेस. We have discussed that the unit of force is Newton. We have discussed forces, unbalanced forces and balanced forces. And we have discussed friction and we have discussed the air resistance. Next class topic हम discuss करेंगे terminal velocity को. So take care.